Hello friends, today's session is discuss to first, second and third rule in thermodynamics. So let us start. What does energy? एनर्जी क्या काम करती है हम यहाँ देखते हैं. एनर्जी चेंज लाती है टेम्परेचर के अंदर. हीट, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है तब वह चेंज लाती है टेम्परेचर के अंदर. सेकेंड पॉइंट है कि एनर्जी चेंज लाती है स्टेट ऑफ मैटर. वो किसी भी मैटर की स्टेट को भी चेंज करती है. ये भी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होती है. लाइक एज जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से. और थर्ड वाला पॉइंट होता है कि एनर्जी फ्लो करती है इटसेल्फ फ्रॉम हीट एंड वर्क. ये खुद के ही फॉर्म के अंदर फ्लो करती है हीट से वर्क में और वर्क से हीट में. हमें पता है कि एनर्जी की टू फॉर्म होती हैं. यहाँ पर देखते हैं. एक तो होती है हीट. एनर्जी खुद को शो करती है हीट के फॉर्म में और वर्क के फॉर्म में. जब एनर्जी खुद को शो करती है हीट के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, हम यह फर्स्ट रूल पढ़ते हैं. तो ये है हमारा फर्स्ट रूल. इसमें बताया द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन होता है. यहाँ एनर्जी को हम बना नहीं सकते और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं. एनर्जी कैन ओनली चेंज एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी की हमें पता है दो फॉर्म होती हैं, हीट और वर्क. ये खुद को शो करती है हीट फॉर्म में और वर्क की फॉर्म के अंदर. तो जब एनर्जी अपने इन फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ पे कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है. इसका मतलब है कि जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वर्क एनर्जी के अंदर, उसकी क्वांटिटी विल बी सेम, इक्वल होनी चाहिए. ये फर्स्ट रूल हमें बताता है कि जब एनर्जी अपने फॉर्म्स के अंदर चेंज होती हैं हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में या फिर वर्क से हीट एनर्जी में, तो यहाँ पे उनकी क्वांटिटी जो होती है सेम रहनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रूल के हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आती हैं कि जो हीट एनर्जी होती है डज़ नॉट कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू वर्क. जितनी हीट एनर्जी होती है वो वर्क एनर्जी में कंप्लीट नहीं होती है. और ये सेकेंड लिमिटेशंस ये आती हैं कि इस डज़ नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. ये हीट की फ़्लो की डायरेक्शन नहीं बताती है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो इन सारे लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए हम ले आए हैं सेकेंड लॉ को. तो थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ ये बताता है कि ये वही बताता है कि इन लिमिटेशंस को वो कंप्लीट कर देता है. उस लॉ से हमें ये लिमिटेशंस नहीं मिलती. ये सारी लिमिटेशंस को ख़त्म कर देता है. कहने का मतलब है कि इनकी लिमिटेशंस को पूरा करता है, इनकी लिमिटेशंस का आंसर देता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हमारा Q बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस W है. यहाँ पे देख सकते हैं Q हमारा हीट है, डेल E हमारा इंटरनल एनर्जी है और W यहाँ पर वर्क है. तो ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे फर्स्ट रूल का बताया है. हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी एनर्जी चेंज करती है अपने फॉर्म के अंदर, तो कंजर्वेशन के थ्रू ये बताता है कि हीट एनर्जी जब कुछ हो ही रही है तो वर्क एनर्जी की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होने वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है कि वो कम्प्लीटली चेंज नहीं होती हैं. तो इस कम्प्लीटली चेंज नहीं होती हैं, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि हाँ, हीट एनर्जी कम्प्लीटली वर्क एनर्जी में चेंज नहीं होती है. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाता है. तो जो लॉस होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं हमारी एंट्रोपी. और यही सेकेंड लॉ बताता है थर्मोडायनामिक्स का. तो ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ में देखा गया कि द फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज़ नॉट कम्प्लीटली चेंज इनटू द फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस. दिस एनर्जी कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब वो
अपने फॉर्म में चेंज लाती हैं, जब एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या फिर एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, तो उसकी क्वांटिटी होती है वो सेम नहीं होती। लेकिन फर्स्ट रूल के थ्रू हमें बताया गया है कंजर्वेशन यहाँ पे लागू होता है, लेकिन कंजर्वेशन का कुछ नहीं पता चल रहा। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लॉस हो रही है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस होती है उसको हमने एंट्रोपी कहा। यहाँ पे यही लिखा गया है कि ये हीट एनर्जी वर्क एनर्जी के इक्वल नहीं होती है। कुछ एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वो लॉस की जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं हमारी एंट्रोपी। और ये लॉस इसीलिए होता है कि जब भी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती हैं तो वो अपने पार्टिकल्स होते हैं कुछ उनमें जो कि अरेंजमेंट के अंदर उनमें कुछ रैंडमनेस आती है, कुछ डिसऑर्डरनेस आता है, तो जिसके थ्रू वो उनके अरेंजमेंट के मुताबिक जब भी वो फॉर्म में चेंज होती हैं तो उनमें कुछ ऐसा डिसऑर्डर मिल जाता है जिससे कि उनकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो जितनी लॉस एनर्जी होती है वो हमारी होती है यहाँ पे एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला है dQ/T, ठीक है। तो और सेकंड लिमिटेशन थी फर्स्ट रूल की कि वो डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन हमारा सेकंड रूल ने डायरेक्शन भी बता दिया कि हीट का फ्लो करने के लिए डायरेक्शन होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट आसानी से फ्लो करती है। उसकी कंडीशन भी होती है कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा ही फास्ट होती हैं, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। तो उन प्रोसेस के अंदर हमारी एंट्रोपी जो होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। एंट्रोपी जितनी इंक्रीज़ होगी उतनी ही हमें पता चलेगा कि हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में उतनी चेंज नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। एंट्रोपी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अनयूजेबल एनर्जी ज़्यादा निकल रही है। जब एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रही है तो वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करेगी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होती है उनमें एंट्रोपी हमारी इंक्रीज़ होती है। और दूसरी कंडीशन है कि जब भी हमें एंट्रोपी को कम करवाना है, अनयूजेबल एनर्जी को कम करना है ताकि हमारी हीट एनर्जी 100% कन्वर्ट हो जाए वर्क एनर्जी में, बिल्कुल भी लॉस नहीं हो किसी भी एनर्जी का, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और उस रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। और जब भी ऐसी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस करवानी होगी तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, तब हमारी एंट्रोपी जाकर के डिक्रीज़ होगी। और जब एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो अनयूजेबल एनर्जी है, जो एंट्रोपी है, वो बहुत ही कम निकल रही है, जिससे कि हमारी हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें किसी भी प्रोसेस को अच्छे से, ताकि उसमें बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस नहीं हो, तो उसके लिए हमें एंट्रोपी को कम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ के अंदर हमारा एंट्रोपी बताया गया है कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी अनयूजेबल एनर्जी है। जब भी एनर्जी अपने फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो सेम क्वांटिटी के अंदर नहीं होती हैं। उसका रीज़न है कि उनमें कुछ डिसऑर्डरनेस आता है, रैंडमनेस आती है, तो उनमें से कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस लॉस हुई एनर्जी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। और फर्स्ट लॉ की सारी लिमिटेशंस सेकंड लॉ ने पूरी कर दी हैं। अब हमारा आता है थर्ड रूल बहुत ही छोटा सा है, इसमें कुछ ख़ास है नहीं। इतना पता है कि थर्ड रूल में बताया है द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू हैज़ द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़ीरो है, मैंने बताया था कि है ना, जब भी टेम्परेचर ज़ीरो इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने ये बताया है कि जब भी टेम्परेचर हमारा ज़ीरो होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़ीरो का मतलब है, देखो जो अगर
सब्सटेंस होता है वो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, कभी ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो होने का मतलब है जब भी दो सब्सटेंस हैं, दो सिस्टम है, तो उन दोनों का टेम्परेचर ही सेम है। जब दोनों का टेम्परेचर ही सेम है तो उन दोनों में हीट फ्लो ही नहीं करेगा, और जब हीट ही फ्लो नहीं करेगा तो उसमें एंट्रोपी आने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब हीट फ्लो ही नहीं हो रही है अपने फॉर्म्स के अंदर तो उसमें से एंट्रोपी कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी भी हमारा ज़ीरो बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।